वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 18 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को हाल ही में रिलीज किया गया है। कौन करता है इसे कंपाइल? इसे कंपाइल किया जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब ये जो पूरा इंडेक्स है इसे 3 जो एनजीओज हैं, जो बेसिकली इन्वायरमेंटल एनजीओज हैं, उन्हीं की द्वारा कंपाइल किया जाता है, जिनमें पहला है जर्मन वॉच, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फिर से रिपीट करता हूं, 3 एनजीओज जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को कंपाइल करते हैं वो हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। जो इंडेक्स है ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जिसको ये काम सौंपा गया है कि ये एक यूरोपियन यूनियन और 59 कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे कि आखिर वो बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और इन 59 कंट्रीज को अगर हम ओवरऑल इवैल्यूएशन में लें तो ये 92% ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो रैंकिंग है वो इस आधार पर बेस की जाती है कि 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल एरा नहीं जाने देंगे, क्या उसके लिए हम सही प्रकार से काम कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्या निकल के आया? सबसे यूनिक और स्पेसिफिक बात है इस इंडेक्स की कि इसमें रैंक 1, 2 एंड 3 ये किसी भी देश को नहीं दी जाती, ये मानकर कि अभी किसी भी देश ने इतना बढ़िया काम नहीं किया है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने को लेकर कि किसी भी देश को पहला, दूसरा या तीसरा रैंक दिया जा सके। अभी इन देशों को और ज्यादा काम करना होगा। हां, चौथा प्लेस डेनमार्क को मिलता है। इस लिहाज से आप इसे सबसे सुपीरियर रैंक कह सकते हो, जो कि 4th प्लेस होता है। उसके बाद नंबर आता है स्वीडन का, चिली का, और अगर सबसे खराब परफॉर्म करने वाले देशों का नाम लिया जाए तो काउंटिंग में आते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान। इंडिया की पोजीशन क्या रही है? इंडिया की जो रैंक है वो इंप्रूव हुई है। 63 रैंक्स में इंडिया को 8th स्पॉट दिया गया है, क्योंकि इंडिया ने एमिशन को कम किया है और रिन्यूएबल एनर्जी की इस्तेमाल को भी बढ़ाया है। अच्छा, एक मन में डाउट आ गया होगा ना कि अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है एक यूरोपियन यूनियन और 59 कंट्रीज में होता है, तो टोटल 60 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आउट ऑफ 63 क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा रैंक तो किसी को दिया ही नहीं जाता, लेकिन जब रैंकिंग इवेल्युएट होगी और इसमें आप 60 कंट्रीज को जोड़ दोगे तो रैंक्स तो 63 हो जाएंगी ना। तो एंटिटीज यानी कि एक ईयू और बाकी के जो 59 कंट्रीज हैं उनको मिला के देखोगे तो आएगा तो 60 ही, लेकिन जब 3 ऐड कर दोगे वो पोजीशन जो किसी को दी नहीं जाती तो ये 63 हो जाएगा। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काशी तमिल संगमम के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रहा है इस प्रकार का पहला इवेंट जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। ये इवेंट वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जो बहुत ही पुराना लिंक है वाराणसी और तमिलनाडु के कल्चर के बीच में हम उसे शोकेस कर सकें, रीस्टैब्लिश कर सकें। काशी तमिल संगमम ये हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल कलेक्शंस को शो करता है इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। दो बहुत ही प्रोमिनेंट और रिच नॉलेज और कल्चर का सेंटर रहे हैं, कल्चरल ट्रेडिशन का सेंटर रहे हैं नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से जो शेयर्ड हेरिटेज है, लोगों के बीच का जो बॉन्ड है, इन दोनों रीजन्स में हम उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी सिनर्जाइज हो जाता है, जहाँ पे हमने ये कहा था कि हम एम्फेसाइज करेंगे कि हम नर्चर करें जनरेशन को जो मॉडर्न और फर्दर जो लॉन्ग रूटेड कल्चर रहा है, हमारा इथोस रहा है, हम उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। स्टेक होल्डर्स हैं बीएचयू और आईआईटी मद्रास, ये नॉलेज पार्टनर हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार और वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका हिस्सा है ही, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज ऑफ कल्चर, टूरिज्म, रेलवेज, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग भी इसका हिस्सा बने हैं। क्या लिंक्स हैं काशी और तमिलनाडु के बीच में? काफ़ी पुराने लिंक्स हैं, जैसे कि कई सारे हाउस होल्ड्स आपको तमिलनाडु में मिलेंगे जहाँ पे बच्चों के नाम कैलाशनाथ और काशीनाथ रखे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको काशी और उत्तर प्रदेश के एरिया में ये नाम मिल जाएंगे। जो किंग अधिवीरा राम पांडियन थे पांड्या डायनेस्टी के, उन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर तेनकाशी तमिलनाडु में, जब वो काशी से पिलग्रिमेज से लौटे थे तो वहाँ पे स्टैब्लिश किया था।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके एंसेस्टर्स ने शिव काशी स्टैब्लिश किया था। उन्होंने काशी कांडम भी लिखा, जो कि स्कंद पुराण का एक तमिल पोएटिक वर्स से बना हुआ हिस्सा है। ठीक है, स्कंद पुराण को तमिल पोएटिक वर्सेस में कन्वर्ट किया गया है। तो ये तो एक कल्चरल लिंक पास्ट का हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वोस्त्रो अकाउंट के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अप्रूव कर दिए हैं 9 रशियन बैंक्स के वोस्त्रो अकाउंट्स, ताकि रुपी में ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। आपको पता है कि स्विफ्ट जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। इसके बाद रशिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। रशिया इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है और इंडिया एक कंसेशनल ट्रेड्स भी अवील कर पा रहा है रशिया से। इन दिस केस ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया के साथ जो रशिया का ट्रेड होगा वो रुपी में होगा। लेकिन ये रुपी में ट्रेड होगा कैसे? देखिए, इसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि सपोज करते हैं ये है इंडिया का एक बैंक, ठीक है, और ये है रशिया का एक बैंक। तो इंडिया का ये जो बैंक है वो रशिया के बैंक के लिए यहां पर एक अकाउंट खोलेगा। सिमिलरली जो रशिया का बैंक है वो इंडिया के बैंक के लिए अपने यहां एक अकाउंट खोलेगा। जो इंडिया का बैंक रशिया के लिए अकाउंट खोलेगा इसे ही कहा जाएगा वोस्त्रो अकाउंट, और जो बैंक अकाउंट रशिया के द्वारा इंडियन बैंक के लिए खोला जाएगा उसे कहा जाएगा नोस्त्रो अकाउंट। अब इसमें होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि हमने रशिया से कुछ लिया, कुछ ट्रेड लिया, या फिर मान लीजिए ऑयल ही लिया, और इसके बदले में हमें उन्हें पे करना है रुपी। तो हम रुपी को पे नहीं करेंगे, बल्कि इस रुपी को इस रशियन बैंक की ओर से इंडिया के वोस्त्रो अकाउंट में जमा कर देंगे, और वाइसे वर्सा। मान लीजिए कि जो रशियन करेंसी है उसमें इंडिया को कोई पेमेंट आनी है, तो वो इंडिया को वो पेमेंट करेंगे नहीं, बल्कि इंडियन बैंक की ओर से उसे किसी रशियन बैंक के एक नोस्त्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब ये अकाउंट भले ही रशिया में है और इसमें जो रशियन करेंसी है वो है तो रशिया में, लेकिन वो मानी जाएगी कि इंडिया की है। सिमिलरली अगर इंडिया में वोस्त्रो अकाउंट में रुपीज जमा है तो ये भले ही इंडिया के एक बैंक में जमा है, लेकिन ये माना जाएगा कि ये रशिया का है। अगर रशिया को इंडिया में कोई भी परचेज करना है या मार्केट एक्सेस करना है तो वो वहां से अपनी करेंसी नहीं भेजेगा, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी थर्ड पार्टी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि यहां इंडियन बैंक के वोस्त्रो अकाउंट में से ही पैसे निकालेगा और यहां पर परचेज कर लेगा। और बिल्कुल यही काम हम रशिया के बैंक में स्टैब्लिश्ड नोस्त्रो अकाउंट से करेंगे। इस तरीके से जो लोकल करेंसीज होती हैं उनमें ट्रेड पॉसिबल हो पाता है बाय दी वोस्त्रो अकाउंट एंड नोस्त्रो अकाउंट। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे तो समझ लिया। उसी बात को यहां पे लैंग्वेज या एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में लिखा गया है कि वोस्त्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो डोमेस्टिक बैंक किसी फॉरेन बैंक के लिए खोलता है, डोमेस्टिक बैंक की करेंसी को रखने के लिए। इंडिया के केस में रुपी है वो करेंसी। रशिया अगर हमसे ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, और हम उसे रुपी में पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहां पर एक वोस्त्रो अकाउंट खोल देंगे। ये अकाउंट ओनर्स और बेनिफिशियरी जो एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स होंगे वो उनका होगा, और इसमें ये सारे रिकॉर्ड्स जो भी पैसे ट्रांसफर किए जाने हैं उसका मेंटेन किया जाएगा। और बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होता है नोस्त्रो अकाउंट। ये टेक्निकली बिल्कुल वैसा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमारे लिए रशिया में खोला गया अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट है, जबकि रशिया के लिए यहां पर देखिए, और इंडिया में जो हम उनके लिए अकाउंट खोल रहे हैं वो वोस्त्रो अकाउंट है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बाकी जो नेचर होता है इन अकाउंट्स का, ट्रांजैक्शंस में जो डिटेल्स वगैरह रखी जाती हैं वो बिल्कुल सेम ही होती हैं। इंडियन बैंक जैसे कि एसबीआई वो चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हम एक अकाउंट खोलें, और इसके लिए वो यूएसए के एक बैंक के साथ कांटेक्ट में जाएंगे। इस रेफरेंस में यूनाइटेड स्टेट्स का वो बैंक इंडियन बैंक यानी कि एसबीआई के लिए एक नोस्त्रो अकाउंट खोल देगा, और उसके बाद जो भी डॉलर्स में पेमेंट्स आनी हैं वो एक्चुअली में इंडिया की ओर से उस नोस्त्रो अकाउंट में यूएसए में ही स्टोर कर दी जाएंगी। ये एक ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म है नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लीड इट इनिशिएटिव के बारे में है। इंडिया और स्वीडन ने लीड इट समिट को होस्ट किया कॉप 27 के साथ साथ। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये इसका फुल फॉर्म है। इसे स्वीडन और इंडिया की गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया था 2019 में, और इस पूरे इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, हम उन्हें इकट्ठा करते हैं जो पेरिस एग्रीमेंट में लिए गए चैलेंजेस या फिर कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंटेंडेड हैं। पर्पस क्या है? लीड के जो भी मेंबर्स हैं वो एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक साथ लेकर आते हैं और लो कार्बन पाथवेज को फॉलो करने के लिए
माइलस्टोन्स बनाए जाते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं ताकि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अटेन कर सके। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब जीरो कार्बन एमिशन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो भी कार्बन का एमिशन आप कर रहे हैं, आप उसे कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से या किसी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में शामिल होकर। आपने फॉरेस्टेशन कर दिया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए कोई और प्रयास कर लिया। इसका सेक्रेटेरिएट स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट स्वीडन में है। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि इसके माध्यम से हम लो कार्बन ट्रांजिशन की ओर फोकस करेंगे। यहाँ पे स्पेशल फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जिससे हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे। कई सारे इसके और भी फायदे होंगे, जिससे हमें क्लाइमेट को बेहतरी में लाने में मदद मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और जॉब्स भी जनरेट होंगी। तो ये तो पूरा मामला रहा लीड इट इनिशिएटिव के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है। नेशनल प्रेस डे अभी हाल फिलहाल में ऑब्जर्व किया गया। इस रेफरेंस में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी जिक्र आया, तो आइए चर्चा करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 1966 में बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और इसके लिए रिकमेंडेशन आई थी फर्स्ट प्रेस कमीशन से। इस लिहाज से ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए बाद में एक कानून पास कर दिया गया, दैट वाज प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। इनिशियली ये इस कानून के एम्बिट में नहीं था, लेकिन बाद में ये कानून पास कर दिया गया। उसके बाद ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और इंडिया में जो प्रेस है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। खैर, स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन फिर भी ये उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें होते हैं 28 मेंबर्स और एक चेयरमैन। कौन चुनता है चेयरमैन को या चेयरपर्सन को? इन्हें चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, और ये उन्हीं 28 मेंबर्स में से एक के द्वारा चुन लिए जाते हैं। उन्हीं में से मतलब एक को चुन लिया जाता है। ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। इसका बेसिक काम होता है, कोई कंप्लेन आती है जो भी प्रेस है उससे रिलेटेड, तो उसकी जो प्रेस एथिक्स है, अगर उसका वायलेशन हुआ है तो ये उसके ऊपर जांच पड़ताल भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिरसा मुंडा जी के बारे में है। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी हाल फिलहाल में ऑब्जर्व की गई, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया ताकि हम जो ट्राइबल कम्युनिटीज का कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में उसे सेलिब्रेट कर सकें। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उन्होंने अपना बचपन एक गांव से दूसरे गांव में मूव करते हुए बिताया। वो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे और छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में रहते थे। बिरसा मुंडा जी एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे और फोक हीरो थे जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक नया फेथ शुरू किया, बिरसाइट। ये रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट में आया था। जब वो थोड़ा जानने और समझने के काबिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी संख्या में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज का विरोध किया और उसका अल्टरनेटिव भी दिया, और उन्हें अपना एक नया फेथ स्टार्ट कर दिया, बिरसाइट। लोग उनके इस इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और लोगों ने जो कि मुंडा और ओरोन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे इन जनरल, उन्होंने बिरसाइट सेक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स के कन्वर्जन को इससे काफी धक्का लगा, और ब्रिटिशर्स बिरसा मुंडा जी से इसी लिहाज से चिढ़ भी गए थे। उन्हें लोग प्यार से धरती अब्बा बुलाते थे। धरती अब्बा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। उन्होंने ग्रेट उलगुलन या ग्रेट तुलमुट की शुरुआत की। ग्रेट तुलमुट या फिर उलगुलन, ये एक मूवमेंट था जो बिरसा मुंडा जी के द्वारा शुरू किया गया था। कुल मिला के ये एक रिवोल्ट था जो ट्राइबल्स की एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था। यहां पर टारगेट किया जा रहा था लोकल अथॉरिटीज को जो एक्सप्लॉइट किया करते थे ट्राइबल पॉपुलेशन को। हालांकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसके कई सारे फायदे हुए। जैसे अंग्रेज इसके बाद इतने ज़्यादा दबाव में आ गए कि उन्होंने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट पास किया, जिसमें ये बोला गया कि जो ट्राइबल लैंड है उसे नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और उनकी जो लोकल कल्चर्स हैं, लैंड राइट्स हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाएगा। 3 मार्च 1900 ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस ने बिरसा मुंडा जी को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया, जो अपनी गुरिल्ला आर्मी के साथ जामकोपाई फॉरेस्ट, जो कि चक्रधारपुर में है, वहां पर आराम कर रहे थे। उन्हें रांची के जेल में बंद किया गया। 9 जून सन 1900 में महज 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। झारखंड का क्रिएशन बिरसा मुंडा की अचीवमेंट का एक सिंबल है। इसीलिए जब झारखंड को बनाया गया तो जो उनकी
जन्मतिथि थी, बिल्कुल उसी दिन जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी दिन इसके अनाउंसमेंट को फॉर्मलाइज किया गया। उनकी अचीवमेंट इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि महज 25 वर्ष से भी कम उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली थी। क्या यूपीएससी इस प्रकार के ट्राइबल लीडर्स के ऊपर इंटरेस्टेड रहती है? क्या यूपीएससी ऐसे ट्राइबल लीडर्स जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछती है? हाँ जी, बिल्कुल। ये प्रश्न पूछा गया है 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन था इंडिया के हिस्ट्री के रेफरेंस में उलगुलन या फिर ग्रेट तुलमुट किस इवेंट का डिस्क्रिप्शन है? द रिवोल्ट ऑफ 1857, द मैपिला रिबेलियन ऑफ 1921, द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 60 और द बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। सही जवाब आपको पता है, इसका सही जवाब था डी, बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने यह डिक्लेयर किया कि दुनिया की पॉपुलेशन फॉर्मली 8 बिलियन हो चुकी है। जो पॉपुलेशन डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का, यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे शॉर्ट में यूएनएफपीए भी कहा जाता है एब्रिविएशन के फॉर्म में, उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई और इस लिहाज से इंडिया ने इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है। जो लास्ट 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ी है उसमें इंडिया ने अपनी ओर से 177 मिलियन लोगों को कंट्रीब्यूट किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया दुनिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए की फाइंडिंग्स में क्या निकला। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 2080 तक 10.4 बिलियन हो जाएगी। हालांकि दुख की बात सिर्फ इतनी है कि जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो रही है, मतलब लोगों की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से हमें उम्मीद है कि बढ़नी चाहिए। खैर, जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी स्टेबलाइज हो रही है, ये भी एक बुरी बात है। टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि टीएफआर है वो भी कम हो रहा है। पहले जो टीएफआर था वो 2.2 था, वो नेशनल लेवल पे 2 पर आ गया है या आने वाला है। 2.2 या 2, ये टीएफआर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक वुमेन अपनी लाइफ साइकिल में जो उनकी प्रोडक्टिव एज होती है उसमें कितने बच्चों को जन्म देती हैं। इन जनरल ये टीएफआर 2.2 का है। अब देखिए 2.2 बच्चे जन्म तो नहीं दिए जा सकते, एक्चुअली में एवरेज निकाला जाता है, तो 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे ये ओवरऑल बर्थ दिया जाता है एक वुमेन के द्वारा। यूएनएफपीए ये कहता है कि इंडिया एक यूथफुल नेशन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो यंग है और इंडिया इसके सरप्लस में 2025 तक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये तो पूरा मामला वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में हो गया। रिवीजन करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। इसे पॉपुलेशन डिवीजन ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के लॉन्च किया या रिलीज किया, सही बात है। लीड इट इनिशिएटिव फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसे लॉन्च किया। एकदम गलत है, फ्रांस तो नहीं था, इंडिया के साथ स्वीडन था, तो ये गलत हो गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, एकदम गलत है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। ग्रेट तुलमुट या उलगुलन मूवमेंट मैपिला रिबेलियन 1921 से कनेक्टेड है, एकदम गलत है, ये बिरसा मुंडा रिबेलियन से कनेक्टेड है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।